इवन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस हमारा म्यूकोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के अंदर आने वाला टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर नर्सिंग मैनेजमेंट तक सारे टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे। प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखना ताकि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। Osteoporosis is a condition that affects the bone's characteristics by loss of bone density and changes in bone structure. Osteoporosis क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, बोन डेंसिटी जो होती है वो आपको डिक्रीज देखने को मिलती है। इसके अलावा बोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी चेंज हो जाता है। बेसिकली बोन जो होती है यहाँ पर वीक हो जाती है। नेक्स्ट है, inside a healthy bone there has some small shape like honeycomb. बेसिकली कोई भी बोन होती है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बोन है। इस बोन के अंदर क्या होता है, बेसिकली कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं राउंड। बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस क्या करता है, इंक्रीज द साइज ऑफ दीज शेप्स causing bone to lose strength and density. ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये जो होल्स होते हैं ना हनीकॉम्ब लाइक, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और उसके चलते क्या होता है, जो बोन डेंसिटी है वो यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिलती है। कॉमनली इट अफेक्ट्स बोन ऑफ रिब्स, हिप्स, रिस्ट एंड स्पाइन। यहाँ पर जनरली जो बोन्स होती है उनको ये जनरली अफेक्ट करता है। People with osteoporosis are at high risk of fractures. जिन भी पर्सन्स को ऑस्टियोपोरोसिस से सफ़र कर रहे होते हैं उनको फ्रैक्चर होने के जो चांसेस होते हैं वो हाई होते हैं, और बोन ब्रेक वाइल डूइंग रूटीन एक्टिविटीज़, और उनके अंदर बोन ब्रेक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ये बल्कि वो रूटीन एक्सरसाइज रूटीन एक्टिविटीज़ करे तो भी। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉजेस के बारे में। कॉजेस के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस किसी भी पर्सन के अंदर देखा जाता है। फर्स्ट है किडनी डिजीज। कोई भी किडनी डिजीज अगर किसी भी पर्सन को किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। इसके अलावा क्रोनिक एल्कोहलिज्म, अगर कोई भी पर्सन क्रोनिक एल्कोहलिज्म या फिर लंबे समय से अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है, अल्कोहल के कंजप्शन की वजह से भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हो ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल मैलाब्जॉर्प्शन। ये भी एक हमारे पास डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से भी आपको देखने को मिलती है ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो मेडिकेशंस होती है ना, उनके ज़्यादा यूज़ की वजह से भी आपको बोन डेंसिटी डिक्रीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये भी एक डिजीज़ होती है बेसिकली बोन से रिलेटेड, जिसकी वजह से भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सीरोसिस ऑफ लीवर। सीरोसिस ऑफ लीवर के अंदर जो हमारे पास लीवर के अंदर जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्कार टिश्यू के अंदर, और उस कंडीशन को बोलते हैं सीरोसिस ऑफ लीवर, जिसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म, जो कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, इसकी वजह से भी आपको देखने को मिलेगा ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा रीनल फेलियर। एंड नेक्स्ट है फीमेल जेंडर, यानी कि ये जो कंडीशन होती है ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है रदर देन मेंस। एडवांस एज, अगर किसी भी पर्सन की एज जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज करेगी, जैसा कि हमें पता है, उसके चलते भी उनके अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। कोई भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है तो उसकी वजह से भी आपको जो है ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस हाई रहता है। इसके अलावा लो कैल्शियम डाइट, अगर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन या फिर कैल्शियम डाइट जो है वो बेसिकली कम है किसी पर्सन के अंदर, तो उसकी वजह से भी होने के चांसेस रहते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, अगर किसी को भी जेनेटिकली कोई भी ऐसी सिचुएशन या फैमिली हिस्ट्री है ऑस्टियोपोरोसिस की, तो वहाँ पर भी चांसेस हाई होंगे। एक्सेसिव कैफीन यूज़,
अगर कोई भी पर्सन है जो कैफीन का यूज़ ज़्यादा कर रहा है, सच एज एनर्जी ड्रिंक्स होती है उनको ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कॉफ़ी का जो इनटेक है वो ज़्यादा है, बेसिकली कैफीन अगर ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा टबैको यूज़, अल्कोहल कंजप्शन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और इंक्रीज एज, ये सारे भी रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस की। टाइप्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस। अब प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होता है, इट रिजल्ट फ्रॉम ऑस्टियोपीनिया। ये जो होता है वो ऑस्टियोपीनिया की वजह से होता है। अब ऑस्टियोपीनिया क्या होता है, ये बेसिकली एक्शन कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द बॉडी डज नॉट मेक न्यू बोन। ऐसी कंडीशन जहाँ पर बॉडी की जो सेल्स होती है वो न्यू बोन का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपीनिया। और ऑस्टियोपीनिया की वजह से आपको जिस टाइप का ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस। इट इज मोस्ट कॉमनली फॉर्म ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। सबसे ज्यादा टाइप का जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है ऑस्टियोपोरोसिस की वो होती है प्राइमरी। इसके कुछ सब टाइप्स भी होते हैं सच एज पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस और सीनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, जिनको हम लोग अभी इस वीडियो में डिटेल में नहीं कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड टाइप, जो कि है सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। इट इज ड्यू टू एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स। कुछ एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, सच एज क्रोनिक लीवर डिजीज और कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स का यूज करना। इन जो रीजंस होते हैं इनकी वजह से आपको सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप। थर्ड टाइप है आइडियोपैथिक ऑस्टियोपोरोसिस। अब आइडियोपैथिक ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, इट इज अ रेयर फॉर्म ऑफ दैट अकर्स इन एनी एज ग्रुप। ये बेसिकली क्या होता है, रेयर होती है और ये किसी भी एज ग्रुप के अंदर देखने को आपको मिल सकती है। नेक्स्ट है जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। इट मोस्टली अकर इन चिल्ड्रंस। जो जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये जनरली चिल्ड्रंस के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है और बच्चों के अंदर होने के चांसेस हाई रहते हैं। तो ये हमारे सारे टाइप्स थे जिनको हमने कवर किया। अब हम लोग बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्या प्रोसीजर होता है, कैसे ऑस्टियोपोरोसिस अकर होता है। सबसे पहले ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स। ईटियोलॉजिकल फैक्टर से हमारा मतलब है जो भी कॉजेज होते हैं, जिनकी जो भी हमने कॉजेज अभी पढ़े थे, सच एज लो कैल्शियम डाइट या फिर इंक्रीजिंग एज, उन सारे ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है बॉडी के अंदर। इस डेफिशिएंसी के चलते इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन, जो बोन्स के अंदर जो सेल्स होती है उनका रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ जाता है और फॉर्मेशन जो होता है वो यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिलता है। इसके चलते डिक्रीज बोन मास और डेंसिटी, जो बोन मास होता है और बोन डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है इस कंडीशन के अंदर, और उसकी वजह से ही आपको ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। और ऑस्टियोपोरोसिस के चलते फ्रैक्चर होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं किसी भी पर्सन के अंदर जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है। सबसे पहले सीवियर बैक पेन। सीवियर बैक पेन की कंडीशन देखने को मिलती है, पर्सन को बहुत ज़्यादा बैक पेन देखने को मिलता है इस कंडीशन के अंदर। फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स, उसको फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स होते रहते हैं किसी भी बोन के अंदर। नेक्स्ट है लॉस ऑफ टीथ। यहाँ पर जो पर्सन है उसके जो टीथ है वो लॉस हो सकते हैं क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ फेस, फेस के अपीयरेंस के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। फंक्शनल डिसेबिलिटी, यानी कि हर तरीके का फंक्शन या फिर कोई भी एक्सरसाइज, रेगुलर हैबिट्स, एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाएगा पेशेंट इसके अंदर। एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा।
कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पाइन, सो जो स्पाइन होती है उसकी मोबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा बैक एक, डिक्रीज ब्रीदिंग और काइफोसिस देखने को मिलेगा, जिसका मतलब होता है वीकनेस इन द स्पाइनल बोन, यानी कि जो स्पाइनल बोन है उसके अंदर वीकनेस भी देखने को मिलता है इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस के बारे में। सो डायग्नोसिस के अंदर देखेंगे किस तरीके से इस सिचुएशन को या इस कंडीशन को डायग्नोस किया जाता है। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का हेल्प करता है डायग्नोस करने में, हिस्ट्री कलेक्शन करवाया जाता है, एक्सरे यहाँ पर हेल्प करता है, ब्लड एनालिसिस जिसके अंदर सीबीसी, हीमोग्लोबिन और ईएसआर जो लेवल होता है उसको जनरली चेक किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, सीरम कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी लेवल भी यहाँ पर असेस किए जाते हैं। यूरिन कैल्शियम एक्सक्रिएशन, यानी कि यूरिन के अंदर कैल्शियम का कितना अमाउंट है वो यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। साथ में सिटी स्कैन भी डायग्नोसिस के अंदर हेल्प करता है। सो ये सारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस था जो कि हेल्प करता है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के अंदर, फर्स्ट बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या क्या चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड करते हैं इस कंडीशन के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है एडिक्वेट बैलेंस्ड डाइट रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन डी। सो कैल्शियम डाइट जो होती है और विटामिन डी रिच डाइट होती है वो यहाँ पर जनरली क्या बोलते हैं असेस की जाती है, या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं इन डाइट्स को। इंक्रीज्ड कैल्शियम इनटेक ड्यूरिंग यंग एडल्टहुड, यानी कि इस कंडीशन के अंदर जो कैल्शियम है उसका इनटेक ज़्यादा करवाने की जो पॉसिबिलिटीज है वो होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है प्रिस्क्राइब्ड कैल्शियम सप्लीमेंट। इसके अंदर जो डॉक्टर होता है वो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट भी प्रिस्क्राइब्ड करता है विथ मील्स और बेवरेजेस हाई इन विटामिन सी, और जो बेवरेजेस होते हैं जो विटामिन सी में रिच होते हैं वो भी यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्टर रिकमेंड करता है। रेगुलर वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस, यहाँ पर एक्सरसाइजेस टू प्रमोट बोन फॉर्मेशन, एक्सरसाइजेस भी यहाँ पर प्रमोट की जाती है डॉक्टर्स के थ्रू या फिर फिजिशियन के थ्रू, जो कि बोन फॉर्मेशन को प्रमोट करती है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती है such as biphosphonates, एल्ड्रोनेट एंड जोलिड्रोनिक एसिड, कैल्सिटोनिन। सो ये सारी कुछ मेडिकेशंस होती है जो कि बोन फॉर्मेशन के प्रोसेस के अंदर हेल्प करती है। नेक्स्ट है सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। इसके अंदर क्या होती है, कुछ मेडिकेशंस होती है रेलोजिफिन एंड ट्रिपेडाइट। अब यहाँ पर जो रेलोजिफिन होती है वो यहाँ पर क्या करती है, अ मेडिकेशन यूज टू ट्रीट पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। सो जो पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने में हेल्प करती है ये मेडिकेशन। इसके अलावा ट्रिपेडाइड क्या करती है, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ द नेचुरल ह्यूमन पैराथायरॉयड हार्मोन। This medicine helps your body to form new bone, increase bone mineral density. So ये जो मेडिकेशन होती है वो क्या करती है, बोन मिनरल डेंसिटी को इंक्रीज करती है और न्यू बॉर्न के फॉर्मेशन को भी यहाँ पर इंक्रीज करती है। सो ये था हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। सो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि नर्स इस सिचुएशन में क्या क्या रोल प्रमोट करती है और नर्स के बेसिकली क्या रोल होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टीच रिलीफ ऑफ बैक पेन थ्रू बेड रेस्ट, यानी कि जो बेड रेस्ट है वो प्रमोट करना है पेशेंट को ताकि जो बैक पेन है उसके अंदर पेशेंट को इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। सेकंड है फोकस ऑन टीचिंग पेशेंट about the factors influencing the development of osteoporosis. सो बेसिकली जो भी फैक्टर्स या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर न्यू हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए इनकरेज करना है पेशेंट को। एडमिनिस्टर ऑल द मेडिकेशंस प्रॉपरली प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, डॉक्टर और फिजिशियन ने जो भी मेडिकेशंस दी है उनको प्रॉपरली एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को।
encourage patient to eat a high fiber diet, increase fluid intake. सो बेसिकली हाई फाइबर डाइट और जो फ्लूइड इनटेक है उनको इंक्रीज करने के लिए पेशेंट को इनकरेज करना है। प्रमोट फिजिकल एक्टिविटी टू स्ट्रेंथन मसल्स, सो मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज को प्रमोट करना है पेशेंट को करने के लिए। नेक्स्ट है encourage walking, good body mechanism and good posture. सो पेशेंट को वॉकिंग एक्सरसाइज और गुड पोस्चर्स के लिए बेसिकली इनकरेज करना है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू अवॉइड सडन बेंडिंग, जर्किंग एंड लिफ्टिंग। सो हैवी लिफ्टिंग, बेंडिंग और जर्किंग अवॉइड करने के लिए पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है। इसके अलावा आउटडोर एक्टिविटीज करने के लिए भी पेशेंट को इनकरेज करना है। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के स्टेप्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं।